हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमसे जान चुके हैं कि मैं आपका साइंस के साथ हिंदी को भी पढ़ाता हूं और हिंदी में आज मैं पढ़ाने वाला हूं जो हिंदी व्याकरण होने वाला। आज यदि आप हमसे अगर आज पढ़ना चाह रहे हैं तो आज आप देखेंगे, आज जो आपका वीडियो होगा वो वीडियो हिंदी व्याकरण का होने वाला है। और इस हिंदी व्याकरण का वीडियो जो होगा, ये इस हिंदी व्याकरण देख रहे हैं आप, यहाँ पर हिंदी व्याकरण लिखा हुआ, हिंदी व्याकरण का आज जो होने वाला है पार्ट 1 यानी कि पहला लेसन होने वाला है। इसका नाम क्या है? वर्ण एवं विचार। ठीक है, वर्ण एवं विचार, ये आज हमारा हिंदी का, यानी आप कोई भी क्लास में होंगे, अगर आप 5 से लेकर 10th में होंगे या 12 से लेकर आप ग्रेजुएट लेवल तक होंगे, BA या BSc BCom वगैरह कर रहे होंगे, फिर भी आपको यहाँ से सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। आप या कंपटीशन के एग्ज़ाम में होंगे तब भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता होगा या मिलते ही हैं। तो आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे ये वर्ण विचार। हमारा जो आज होने वाला है इसका टॉपिक क्या है? ऑल थ्योरी। मतलब आज जो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होने वाला है इस चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव मैं इसके बाद लाऊंगा, थ्योरी के बाद आपको कल यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके लाऊंगा। तो यह जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जा सकते हैं एग्जाम में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि पहला हमारा व्याकरण में आज क्या है, इसको देखते हैं। वर्ण होता है क्या? ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, इस प्रकार का यदि आपको सवाल आ जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके, जिसके टुकड़े या फिर खंड ना किए जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं या उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक जो छोटी से छोटी ध्वनि होती है, यानी कि हमारे मुंह से जो भी कुछ आवाज़ निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, चाहे वो ध्वनि कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो उसके टुकड़े हम क्या नहीं कर सकते? उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं या उसके खंड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अ। अब इस आ को आप तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो तोड़कर इसको कोई और मीनिंग बनाया जा सकता, कोई और चीज़ इसको बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ई, इसको भी तोड़ेंगे या इसके टुकड़े करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क है, फिर इसको भी नहीं तोड़ा जा सकता, ना इसके खंड किए जा सकते, ख को आदि। ठीक है, तो इन सभी को तोड़ के, इन सभी का वर्ण को हम तोड़ कर ना तो इसके खंड और ना ही टुकड़ा कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इस टाइप से आप लिख सकते हैं वर्ण का परिभाषा। अगर क्वेश्चन आ जाए सीधा कि अ क्या है, संज्ञा सर्वनाम वर्ण, तो आप क्या बोलेंगे? अ क्या है? एक वर्ण है। ठीक ना। आगे देखिए कि इसमें मैंने लिखा हूं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ पर आपको सवाल पूछ देगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ये भी सवाल आ जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या हो जाएगा? जैसे देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ अ, ई, इसके बाद क है, इसके बाद ख है, ये सब क्या है? एक क्रमबद्ध है, एक के बाद एक है, और इसी के समूह को, इसके ही किस चीज को? समूह को। किसका समूह हुआ भाई? तो वर्णों का समूह हुआ कि नहीं? किसका समूह हुआ? वर्णों का समूह हुआ। ठीक है, इसी के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे कि पूछेगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, तो इसको वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। या वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा
टॉपिक क्लियर होता है। आगे चलते हैं, आपको और भी बेहतरीन से बताते हैं कि यहाँ देखिएगा वर्णमाला, वर्णमाला आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, वर्णमाला, ठीक है। ये सारे वर्णमाला को मैंने लाया हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अ है, ई है, ऊ है, ऊ, री, ठीक है। यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है आ या फिर बड़ी आ या फिर ई, बड़ी ई या ऊ या फिर आपको बड़ी ऊ, और इसके बाद जो हमारा है री, कौन सा है, री। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा क्या है, वर्णमाला के अनुसार आज आपको बताते चले कि ये जो हमारा है ये है 11 है क्या, ठीक है। ये 11 दिया हुआ है, नंबर ऑफ संख्या कितना है 11, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद सॉरी 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। री के बाद भी है ए, ठीक है, ए, उसके बाद है ओ और औ। ये जो आपको 11 दिख रहे हैं, ये सभी 11 जो दिख रहे हैं, 2 4 6 और 8 और 3 11, तो ये जो 11 दिख रहे हैं यही 11 हमारा क्या है, स्वर वर्ण है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हमारा है, स्वर है, ये क्या है 11 स्वर है, ये 11 क्या है, स्वर है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि अ कौन सा वर्ण है तो स्वर वर्ण है, बड़ी आ कौन सा है तो स्वर वर्ण है, ई क्या है तो स्वर वर्ण है। इस अनुसार आप इस पूरे स्ट्रक्चर के अनुसार आप पता लगा सकते हैं। आप पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11 होती है, और स्वर कितनी होती है तो 11 होती है। जैसे में अ बड़ी आ, फिर बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री और ए और बड़ी ए, ओ और औ, ये हमारे जो है स्वर कहलाते हैं, 11 इनकी संख्या होती है। इसके बाद आप देखिएगा अनुस्वार और अह, इसको बोलते हैं अनुस्वार या फिर अह को बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो लिखा हुआ है ये हमारे 2 संख्या है, कितने होते हैं 2। अब दोनों क्या है, अयोगवा है, क्या है, दोनों क्या है, अयोगवा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा वर्णमाला के अंतर्गत क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यानी कि क से लेकर, यानी कि क से लेकर कहाँ तक बच्चों, यहाँ तक म तक, क से लेकर म तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क से लेकर म तक जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वर्ण क्या है, स्पर्श व्यंजन है कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको यदि पूछ देगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या हम बताते चले आपको कि 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए कि य र ल व क्या क्या है, य फिर र और ल फिर य व, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 दिख रहे होंगे, कितने, 4 ये संख्या दिख रहा है, ये संख्या 4 है। अब ये 4 संख्या को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन इसको कहा जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, य र ल व, ठीक है। ये चारों को याद रखेंगे कि कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। अब इसके बाद देखिएगा तलबी सा, मूर्धनी सा, दंडी सा और ह जो होता है, कौन कौन सा, तलबी सा या फिर आपको बोला जा सकता है मूर्धनी सा या दंडी सा या फिर ह बोलाएगा, तो ये 4, ये भी क्या होगा, 4 गो होगा, ठीक है। इसकी भी संख्या कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, और इसको बोला जाता है उष्म व्यंजन बोला जाता है। कौन सा व्यंजन, उष्म व्यंजन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं तो उष्म व्यंजन बोलते हैं। इसको याद रखना है आपको कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसको क्या
कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इसके बाद जो बच गए आपको अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये जो है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र जो है ये भी 4 होते हैं, यहाँ पर आपको लिख दे, ठीक है। अक्ष, त्र, ज्ञ, अक्ष, त्र या फिर ज्ञ, इसके बाद आपको क्या है स्र। ये जो आपको दिख रहे हैं 4, इसकी भी संख्या कितनी है 4 है। और ये 4 जो है ये चारों क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? यदि पूछेगा अक्ष, त्र, ज्ञ क्या होता है तो ये होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। ये क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या 4 होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद अंगा और ढ जो होता है ये ऐसी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मगर आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है मेरे प्यारे साथियों। कुल वर्णों की संख्या कितना होती है? 52 होती है, 52, ठीक ना। तो आपको वर्णमाला के अनुसार आपको पूरा बता चुके हैं कि कौन क्या है। सबसे पहले हमारा स्वर होता है जो 11 स्वर होता है, अ से लेकर औ तक जो है वो हमारा 11 स्वर कहलाता है। और अनुस्वार और अह जो होता है 2 अयोगवा होता है। क से लेकर म तक जो होते हैं वो 25 होते हैं, और 25 हमारा क्या कहलाता है? तो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। कौन सा व्यंजन कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसके बाद य से लेकर व तक जो होता है य, र, ल, व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। और तलबी से लेकर ह तक जो होता है ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाता है। अक्ष से लेकर और स्र तक 4 संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और कुल वर्णों की संख्या पूछ दे हिंदी में तो कितना बोलेंगे? 52 होता है। तो आई होप कि ये सारे आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप इस टाइप से समझते हैं, अगर वीडियो को गौर से देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटने पाएगा। तो आप बिल्कुल एकदम इसको अच्छे से ध्यान से एकदम देखेंगे और पढ़ेंगे। इस टाइप से लिख कर आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे, आप इसके सहारे मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तीसरा हमारा है वर्ण कि कितने भेद होते हैं। यहाँ पर सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 टाइप्स होते हैं, 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। इस प्रकार है, पहला होता है स्वर वर्ण होता है, ग नहीं होगा, र होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण? स्वर वर्ण, ठीक है। गलत लिखा हुआ, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पर लिखिएगा स्वर वर्ण। पहला वर्ण जो होता है हमारा स्वर वर्ण होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है व्यंजन वर्ण। दूसरा हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण। इस टाइप से 2 प्रकार के हमारे क्या है? वर्ण है, ठीक है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ये हमारे वर्ण के प्रकार है, भेद है। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते चलिए कि स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आपको फिर से क्वेश्चन आएंगे। जो वर्ण कितने होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। उनमें से पहला स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण ही किसको कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए तो बोलिएगा, या फिर इसके कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं उसको बताए। तो सबसे पहले हम जान लें कि जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में, यानी जो हम बोलते हैं या जो वर्ण का उच्चारण करते हैं उनमें अन्य वर्णों की, मतलब दूसरे वर्णों की क्या नहीं ली जाए, तो सहायता नहीं लेनी पड़ी, मदद ना लेने पड़े, उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं स्वर को हम क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उन्हीं वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से एक दफा बता दें, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों या फिर वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की क्या नहीं ली जाए, सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम कौन सा वर्ण कहेंगे? तो स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे इस प्रकार आप देखिए, अ जो है इसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वतः निर्माण होता है। या इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है। उच्चारण क्या होता है? स्वतः होता है, उसी को हम बोलते हैं स्वर वर्ण। उसको कौन सा वर्ण बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अ को जब आप बोलेंगे या इसका निर्माण करेंगे तो ये खुद ब खुद निकलेगा, या फिर बड़ी आ या छोटी ई, बड़ी ई या ऊ, ये आदि ई दिखने को मिल रहा है। ये सारे क्या है? स्वर वर्ण है। ये क्या होते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वयं होता है, ना कि किसी वर्णों की सहायता से होती है।
अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी हिंदी वर्णमाला जो आप पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे इसके अंतर्गत इसकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आइए आपको दिखाते चले। यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं स्वर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, स्वर लिखा हुआ है। इस टाइप से आप स्वर को देख पा रहे हैं। अब स्वर में यहाँ देखिए एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आ, ई, उ और री है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिएगा कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो आपको 2 और 2 4 और 3 7 और 4 11, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो 7 4 कुल कितने हो गए, 11 हमारे क्या हो गए, स्वर वर्ण हो गए कि नहीं। अब 11 में स्वर वर्ण कौन कौन आ गया, पहले भी बता चुके हैं। देखिए अब इसमें कौन सा हो जाएगा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ये स्वर में भी क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर में क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर भी इसको बोला जाता है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आगे अच्छे से और बताते चलूं। अगला आपको बता दूं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। आइए अभी तो बताया स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो देखिए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। इस टाइप से आप याद रखेंगे स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। यहाँ देखिएगा, पहला देखिएगा कि हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत या संयुक्त स्वर होता है। तो इसको बताते चले कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तीनों को आज मैं बताऊंगा और एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि हर्ष स्वर क्या होता है। पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा हर्ष स्वर, ठीक है। अब हर्ष स्वर क्या होता है, इसको देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगता हो, उसको बोलते हैं हम हर्ष स्वर कहते हैं। मतलब जो ऐसा स्वर बोलिए जिनमें उच्चारण क्या लगे, उच्चारण में कम से कम समय लगे, एकदम कम से कम समय लगे, उसको बोलेंगे हम हर्ष स्वर कहते हैं। या फिर इस टाइप से आप परिभाषा बोल सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, बस कितना मात्रा का, सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा का, केवल और केवल एक मात्रा का समय लगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे देखिए सिर्फ आ, तो आ क्या है, एक मात्रा का है कि नहीं, आ एक मात्रा है ना, ऐसे, ठीक है। या फिर ई का मात्रा देखेंगे तो ऊपर से होता है कि नहीं, या फिर ऊ इस टाइप से होता है कि नहीं। उसके बाद री, ये सारे क्या है, एक मात्रा का सिर्फ समय लग रहा है, या इनको बोलने में कम से कम समय लग रहा है। क्या लग रहा है, कम से कम समय लग रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वर जो होते हैं, हिंदी में हर्ष स्वर जो होते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इसकी कुल संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। कौन स्वर भी कहा जाता है, हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हर्ष स्वर को कौन सा स्वर भी कहा जाता है, तो इसको कौन सा स्वर कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। अब हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपका कहीं से ऑब्जेक्टिव भी ना छूटने पाए। अब इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव लाऊंगा और ऑब्जेक्टिव में पूरा दिखाऊंगा कैसे क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा और सारे ऑब्जेक्टिव आप खुद ब खुद कर लेंगे। इसलिए ध्यान से देखते जाए, मैं सारा बताऊंगा यहीं पे। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला जो है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना, क्या बात आ गया भाई, दुगुना समय लगे। देखिए आपने हर्ष स्वर को पढ़ा और बोला कि उसमें कम से कम समय लगा, मगर हर्ष स्वर जो पढ़े हैं या बोले हैं उससे दुगुना क्या लग जाए, दुगुना समय लग जाए, दुगुना क्या लग जाए, समय लग जाए, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। उन्हें हम कौन सा स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और बड़ा मतलब दुगुना समय लग गया, हर्ष स्वर से दुगुना समय लग गया, इसलिए इसको कौन सा स्वर बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। या फिर इस टाइप से भी परिभाषा बोल सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे,
वहां पर आपने पढ़ा हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लगा था, एक मात्रा का समय लगा था, बट यहाँ पर कितने मात्रा का, 2 मात्रा का समय लग जाएगा। कितने मात्रा का, 2 मात्रा का समय लगेगा। उसी को हम बोलेंगे दीर्घ स्वर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। ये परिभाषा आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं या फिर इस टाइप ये वाला परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा कि अ और फिर आकार, मतलब मात्रा का 2 मात्रा लगा कि नहीं मेरे प्यारे साथियों। एक हुआ अ और दूसरा हमारा क्या है, प्लस अ, तो ये बन गया हमारा अ, बना कि नहीं। तो ये हमारा 2 मात्रा, यानी कि एक बड़ी इस पे लिया गया है, बड़ी में क्या हो गया, एक छोटी और एक बड़ी। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा सिंगल वाला था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बड़ी, इसमें 2 मात्रा की आवश्यकता पड़ गई, जैसे उ या फिर एक, ए, ओ, ये सारे क्या है, हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ये सारे कौन सा स्वर कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ऐसे देखते रहेंगे आप। ठीक है, अगला इसमें नोट में देखिए कि हिंदी में कुल 7 स्वर होता है। आपने पढ़ा होगा, जब नहीं पढ़े तो जान लें कि हिंदी के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितना होती है, 7 होती है। हिंदी में 7 स्वर होता है। कितना, 7 स्वर होता है, जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। और जो हिंदी में जो 7 स्वर होते हैं, उनका जो उच्चारण यदि आप करेंगे तो दीर्घ रूप में होगा, मतलब बड़े रूप में होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 2, 4 और 2, 6, इसमें यहाँ और एक और हो सकता है 7। ठीक है, अगला देखिएगा प्लुत स्वर। तीसरा हमारा क्या है, प्लुत स्वर क्या होता है, यानी कि संयुक्त स्वर के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, उसका नाम संयुक्त भी होता है, प्लुत भी होता है। तो देखिए कि इसमें जो आपको लिखना हो या जानना हो तो बोलेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना, देखिए हर्ष स्वर में 1 गुना, दीर्घ स्वर में 2 गुना और प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर में 3 गुना क्या लग जाए, समय लग जाए, 3 गुना अधिक समय लग जाए। इसी को हम बोलते हैं प्लुत स्वर, यानी कि संयुक्त स्वर कहते हैं। या फिर इस टाइप से आप परिभाषा देखेंगे और बोलेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता हो। पहला में हर्ष स्वर में 1 मात्रा का, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का और मतलब प्लुत स्वर में या संयुक्त स्वर में 3 मात्रा का। कितने मात्रा का, 3 मात्रा का समय लगता हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम प्लुत स्वर या फिर संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए हे, फिर राम, इसमें क्या हुआ, 3 मात्रा का या अधिक समय लग रहा है, इसी को तो हम बोलेंगे प्लुत स्वर। या फिर आप इसमें इसके अंतर्गत और देखिए कि इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर को हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको कौन सा कहते हैं, तो त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक ना, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिमात्रिक स्वर किसको कहते हैं, तो वही आंसर लिख पाएंगे आप। ठीक है, या फिर प्लुत स्वर को कौन से नाम से जाना जाता है, त्रिमात्रिक स्वर से भी जाना जाता है। हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं। देखिए अयोगवाह जो आपको क्वेश्चन देखने को मिले या जानने को मिले तो आप कहेंगे कि हिंदी वर्णमाला जो आपने देखा उसमें अनुस्वार तथा अह को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। क्या की जाती है, इन दोनों चीज़ों को अनुस्वार एवं अह को, किसको, अह को, ये क्या दी जाती है, अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा जाएगा, इनको स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वर तंत्र गति ना होने के कारण, स्वर तंत्र में गति ना होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, इन्हें स्वर तंत्र में गति ना होने के कारण इनको स्वर नहीं माना जाता है, स्वर नहीं माना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, इनको स्वर नहीं माना जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर सवाल है, स्वरों की मात्राएं क्या है। यानी स्वर की मात्रा से आप क्या समझते हैं, स्वर की मात्रा क्या होती है, इसको जानेंगे आज हम। देखिए स्वर जब व्यंजन के साथ साथ
ठीक है। जब स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। जब अगर कोई स्वर जो होंगे वो व्यंजन के साथ मिलेंगे तो उनका रूप क्या हो जाएगा, बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। इसी बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर स्वर जब व्यंजन के साथ, देखिए ये स्वर है और यहाँ पर लग गया, अगर ये स्वर है और यहाँ पर व्यंजन के साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, क बन गया। ठीक है, यही व्यंजन के साथ बदलता है तो बदले हुए रूप को, ये बदला है और बदल कर ये बदल कर बना, और इसी बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। किसकी मात्रा कहते हैं, स्वरों की मात्रा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क, उसके बाद हलन प्लस अ बराबर क, ये बदल कर आ चुका। फिर यहाँ देखिए ख जोड़ अ बराबर क्या बन गया, ख बन गया। तो ये आपको क्या हुआ, स्वर जब व्यंजन के साथ क्या हुआ, मिलते हैं, स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो क्या होता है, इनका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। और बदले हुए रूप को हम क्या नाम देते हैं, स्वरों की मात्रा कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्वरों की मात्रा कुछ इस प्रकार है। आप देखेंगे कि स्वर, मात्रा या शब्द का प्रयोग, अगर आपसे पूछा जाए कि आ क्या होता है, फिर आ ऐसे देखेंगे, आ यही ना है, तो इसमें क्या आया, मात्रा आया। ये क्या आया, मात्रा आया। ये मात्रा है। ठीक है, माता से प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग माता के अनुसार किया गया है। या फिर यहाँ पर देखिएगा ई का प्रयोग ऐसे, ई को आप क्या, अगर ई इस टाइप से है तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो ई क्या है, दिन शब्द से प्रयोग किया गया। फिर बड़ी ई, अगर बड़ी ई रहेगा तो आप किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार, इधर से लिखते हैं। तो इसको जीत के अनुसार प्रयोग किया गया। फिर छोटी ऊ, तो छोटी ऊ रहेगा तो आप किस प्रकार प्रयोग करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। इसकी मात्रा यही ना, तो मात्रा के अनुसार आज आपको हम बता रहे हैं क्या, स्वर को आपको मात्रा के अनुसार बता रहे हैं। जैसे बड़ी ऊ देखिए, तो बड़ी ऊ लिखेंगे इस टाइप से, तो इसमें हम किधर देंगे, इधर की ओर देंगे। ठीक है, और ये बड़ी ऊ क्या हुआ, फूल के अनुसार, ये कुछ के अनुसार। या री जो है हमारा, री में कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए री लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, री लिखा हुआ है, और री में कैसा चिन्ह दे दिया गया, तो कुछ इस प्रकार का चिन्ह दिया गया जो खेल से लिया गया। ठीक है, फिर ए है, ए में ऐसे करके चिन्ह दिया गया है जो बैल से लिया गया है। ठीक है, या फिर कोमल, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा इस प्रकार। ठीक है, ओ की मात्रा तो कोमल, या फिर ओ की मात्रा ऐसे करके है। ठीक है, ओ की मात्रा दूगो रहेगा। फिर ओटल, ठीक है, या औरत। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं स्वरों की मात्रा और स्वर की मात्रा, ये सारे आप स्वर देख रहे हैं और इनमें इसकी मात्रा को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला जो टॉपिक है कह रहा है अनुस्वार तथा अनुनासिक। अनुस्वार एवं अनुनासिक में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर पूछा जा रहा है। अनुस्वार एवं अनुनासिक में क्या अंतर है तो बताएंगे। अनुस्वार की पहले बात कर ले हम कि अनुस्वार क्या होता है, इसको जानेंगे। ठीक है, जब वर्ण का उच्चारण, किसका उच्चारण मेरे प्यारे साथियों, जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिक से हो तो, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं अनुस्वार। यानी कि जब हम बोलेंगे और नासिक मतलब नाक के जरिए जो आवाज निकलेगा, इसी को हम बोलते हैं अनुस्वार। कौन सा स्वर, अनुस्वार कहते हैं। और हिंदी में अन होता है, यानी कि हिंदी में अन इस प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक वर्ग कवर्ग, अन कहाँ आता है, कवर्ग, चवर्ग तथा पवर्ग का ही पंचम वर्ण है। अनुस्वार किसका, कवर्ग, चवर्ग तथा पवर्ग का ही कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण, यानी पांचवा वर्ण है। कौन सा वर्ण है, यानी पांचवा वर्ण है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अनुस्वार किसका वर्ण है, तो कवर्ग, चवर्ग तथा पवर्ग का कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो इस प्रकार बोलेंगे। जैसे देखिए अंगा, इया, न, म, ये सारे जो आप बोलेंगे तो नासिका के माध्यम से आपको इसका आवाज निकलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार। क्या कहेंगे, अनुस्वार बोलेंगे। ठीक ना, अनुस्वार किसका, कवर्ग, चवर्ग तथा पवर्ग, इन
इन जो दिख रहा है 1 2 3, इन तीनों का क्या है, पांचवा वर्ण है। कैमा वर्ण है, तो पांचवा वर्ण है अंगा इया न न म। ठीक है, ये सारे क्या है, अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे देखिएगा चंचल, यहाँ पर चंचल बोल कर देखिए, नाक से आवाज आ रहा है कि नहीं, चंचल। तो ठीक है, चल कुछ नहीं है, और चन निकालिएगा तो नाक से आवाज आएगा। तो इसमें अंक, जैसे फिर अंक, रंग, पंख, गंगा आदि, ये सभी क्या होते हैं, नासिका से आवाज निकलते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको अनुस्वार बोलेंगे। ठीक है, अनुस्वार कहेंगे। आगे देखिए, अब है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है, यहाँ देखिए अनुनासिक में क्या बता रहे हैं, जब वर्णों का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से हो जाए। जब वर्ण का उच्चारण आप करिएगा ना, तो वहाँ पर नासिका एवं मुख दोनों से हो जाए, दोनों के समान रूप से हो। ठीक है, मतलब दोनों के समान रूप से हो, तब वह अनुनासिक कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या, किससे, नासिका से निकला, बट यहाँ पर नासिका तथा मुख, मुंह से भी क्या होते हैं, आवाज़ निकलते हैं, या दोनों के समान रूप होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे में देखिए 5, जैसे में क्या होता है 5, यहाँ पर आप बोलिएगा तो 5, मुंह भी खोल रहे हैं और नासिका से भी आवाज़ है, तो दोनों का इसमें आवाज़ आ रहा है। जैसे 5, जैसे चांद। ठीक है, जैसे चांद, या फिर आप देख लेंगे जैसे आँख, जैसे आँख, जैसे कांच, ये सभी आप बोलेंगे ना, तो आपको मुख और नासिका दोनों से आवाज़ मिलेगा। इसी को हम बोलेंगे अनुनासिक। क्या बोलेंगे, अनुनासिक कहेंगे। ठीक है, आगे देखते जाइए, अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि व्यंजन किसे कहते हैं। अगर व्यंजन आपको पूछे तो बोलिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे, जिन वर्णों की सहायता में क्या हो जाए, सहायता में व्यंजन, सॉरी, जिन वर्णों में किसकी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ जाए, उसको हम कहेंगे व्यंजन वर्ण कहेंगे। इस प्रकार भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिएगा नोट में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। हिंदी जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उसके अंतर्गत व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 होती है, कुल मिलाकर 33 होती है। तो आपको आज मैंने यहाँ पर दिखा रहा, यानी कि आज मैंने आपको जितना भी वर्ण से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया, जितना भी टॉपिक था, जितने भी थ्योरी थे, वो सारे को आज मैंने आपको बता डाला। इसके अनुसार कुछ और भी टॉपिक्स रह गए, जो अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करेंगे, और कमेंट में मैं उसके बाद देखूंगा, फिर आपके अनुसार मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपका थ्योरी डालूंगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, ताकि आज आपने जो क्लास लगाया, आपने जो क्लास पढ़ा या वीडियो को देखा, उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ और आप कितने ऑब्जेक्टिव को टच कर पा रहे हैं, कितने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पा रहे हैं, वो सारा पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं और खूब अच्छा वीडियो ला कर आपका बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकूं, व्याकरण को स्ट्रॉन्ग कर सकूं, आपके हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर सकूं, आपका नंबर बेस्ट बना सकूं। इसके लिए आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, आपको भी सपोर्ट करना है साथ साथ। ठीक है, तो जब तक के बने रहें हमारे साथ, मिलता हूँ जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।